प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। भागलपुर में रैली है, लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी सौंपेंगे किसानों को। साथ में नीतीश कुमार भी होंगे। अब प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीति तो होगी ही, विपक्ष के लोग कुछ बोलेंगे ही। तो बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव हों चाहे प्रशांत किशोर हो, सबने घेरना भी शुरू कर दिया है, सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। मगर इस दौरे के मायने क्या हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बिहार की बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले आपको दो बयान सुना देते हैं तेजस्वी यादव के और प्रशांत किशोर के, जो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिर बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे। या अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है। प्रधानमंत्री को वही राज्य दिखते हैं जहाँ पर चुनाव होना होता है। प्रधानमंत्री को बिहार अभी नहीं दिख रहा था, अभी उनको महाराष्ट्र दिख रहा था। तो सुना आपने, दोनों ही विपक्षी नेता हों, चाहे तेजस्वी यादव चाहे प्रशांत किशोर, दोनों ही प्रधानमंत्री के लिए कह रहे थे कि भाई अब बिहार में होने वाले हैं चुनाव तो प्रधानमंत्री के दौरे होते रहेंगे। पर क्या इसके मायने सिर्फ इतना ही, ये समझने का प्रयास करेंगे। बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इंदुकान दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय कुमार कुछ देर हमारे साथ जुड़ेंगे। मृत्युंजय जी, इंदुकान जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। इंदुकान जी, जो अभी विपक्षी नेताओं का बयान हमने सुना है, क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे को यहीं तक सीमित रखना चाहिए कि भाई चुनाव आ गए हैं इसलिए वो आ गए हैं, या कुछ और बड़ा संदेश देने का प्रयास रहेगा? आज के इस दौरे को कैसे देख रहे हैं आप? जी नमस्कार सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, विपक्ष के नेता जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, यही विपक्ष की राजनीति है। और खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के राज्य में है, उसमें राजनीति की बातें इसी तरह से अमूमन होती हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं मैं देखता। अब मोटे तौर पे मैं मानता हूँ सौरभ जी कि जब प्रधानमंत्री देश का आता है किसी राज्य में, तो ये पूरे उस क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का विषय होता है और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष से हट करके सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में राजनीति का स्तर इतना नीचे आ गया है अपने देश में कि इस ढंग की बातें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को लेकर लोग करते हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति को तत्कालीन विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपत्नी कह दिया था और उसके बाद भी भाषा का ऊट लेकर करके उन्होंने बहुत कोई उसमें ज़्यादा ऐसे जो होता है गंभीरता के साथ खेद प्रकट करना नहीं किया। उसके बाद भी लोगों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पे उंगलियां उठाना, उनको गालियां देना करते रहे। तो जो आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर इस ढंग की बातें कितनी उचित है और क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, तो बिल्कुल ही अनुचित और गलत है मैं मानता हूं। और प्रधानमंत्री जिस तरह की योजनाएं लेकर करके बिहार के लिए आ रहे हैं, पूरे देश के किसानों को सम्मान निधि की जो योजना लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसका क्या लाभ है वो किसानों से आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। उनको किसानी के मौसम में खाद के लिए, बीज के लिए थोड़े थोड़े पैसों के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता था, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। आज उसकी 19वीं किस्त वो जारी कर रहे हैं। लगभग 3.5 लाख करोड़ देश के किसानों के खाते में डायरेक्ट जा चुके हैं। इसी देश ने देखा है सौरभ जी कि किस तरह से प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 15 पैसा पहुंचता है जमीन पर। वहां पे किसानों में के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि ये व्यवस्था की थी कांग्रेस की सरकारों ने और उसका उपयोग कर रही है ये सरकार, तो ये एक सीख की बात है कि किस तरह से किसी व्यवस्था का उपयोग किया जाए। एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप देखिए कि अभी कल
मन की बात में प्रधानमंत्री ने 10 लोगों को वजन घटाने के लिए अपना एम्बेसडर बनाया, और उसमें एक नंदन नीलकेणी भी हैं, जिनको कांग्रेस ने आधार का बनाने के लिए सिस्टम मुखिया बनाया था और उनको चुनाव तक बेंगलोर से लड़ाया था। हालांकि वो चुनाव हार गए कांग्रेस की टिकट से, लेकिन आज उनका भी सदुपयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये चीजें जब किसी राज्य किसी क्षेत्र के हित में आती हैं तो पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके उसको स्वागत करना चाहिए। जहां आपको पॉलिटिक्स करनी है, नीतियों में खेदक शोम करना है कि ये गलत है, अच्छी है, बुरी है, उसको आप जरूर करिए। क्या किसानों को मिला, क्या बिहार को मिला, क्या नहीं मिला, उसकी बात जरूर करिए, लेकिन प्रधानमंत्री के पद और प्रधानमंत्री की यात्रा की निंदा या उसमें कटाक्ष करना बिल्कुल अनुचित है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहूंगे, जो प्रधानमंत्री का दौरा है, अभी शुरुआत में आप थे नहीं तो हमने 2 बयान सुनाए, तेजस्वी यादव के, प्रशांत किशोर के, और दोनों ही लोग बता रहे थे कि भाई चुनाव आ गए हैं इसलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, वरना उनको बिहार की याद नहीं आ रही थी। तो किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? चुनाव जब नहीं था तब क्या प्रधानमंत्री बिहार नहीं आते थे क्या? तब भी प्रधानमंत्री बिहार आते थे। और अगर 19वीं किस्त जारी करने के लिए बिहार के उस भागलपुर को चुना गया, जिसे लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो मैं मानता हूं कि इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष कोई भी भूमिका कभी कभी सार्थक होनी चाहिए। हमेशा अगर आप बयानों के तीर चलाते रहेंगे तो इससे चीजें कमजोर होती है। पिछले वर्ष तो चुनाव नहीं था, 59,000 करोड़ रुपया बजट में जो प्रोविजन किया गया था बिहार के लिए, तो क्या ये बिहारियों को अच्छा नहीं लगा था? उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाल पाए थे। इस बार जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहना शुरू किए कि इस बार का बजट ही बिहार का बजट है, उस समय तेजस्वी जी और प्रशांत किशोर नहीं देखे थे कि क्या बिहार के हिस्से में क्या आया है। तो अगर प्रधानमंत्री आते हैं, और वहां से भी मैं तो बता रहा हूं, जो 22,000 करोड़ की राशि की बात है, 1,600 करोड़ की राशि तो बिहार के किसानों के खाते में भी जाएगी, और 82 लाख किसान बिहार के भी उससे लाभान्वित होंगे। अब किसानी तो तेजस्वी जी कभी किए नहीं है, न प्रशांत किशोर जी किए हैं, तो किसानी का दर्द इनको क्या पता होगा कि किसान क्या होता है और किसान की पीड़ा क्या होती है, और किसान किन झंझावातों से गुजरता है। आज भी बिहार 28वें स्थान पर है। अगर कृषि की बात कीजिएगा तो उसमें बिहार का नंबर 28वां है, जब एग्रो बेस्ड स्टेट होने के बाद, इतने सारी चीजों के बाद भी मखाना बोर्ड और जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट खोला गया है फूड प्रोसेसिंग के लिए, ये एक बिहार के लिए बड़ी ताकत होगी, बड़ी सौगात होगी। लेकिन उसके बाद भी उत्तर बिहार के खेत आज भी लबालब पानी से 8 महीना भरे होते हैं। जब कोसी और गंडक का, बूढ़ी गंडक का, कमला का कहर ढाती है ना, तो तटबंधों पर जो जिंदगी जीते हैं, जरा उनसे लोग पूछ लें कि प्रधानमंत्री जी अगर बिहार आएंगे तो उनका क्या भला होगा। और दक्षिण बिहार के लोग जो सुखाड़ का दंश झेलते हैं, जो आसमान देखने के अलावा और कुछ नहीं उनके हिस्से में होता है, खेतों में दरारें फटी होती है और उनके बच्चे जो हैं वो भूख से बिलबिलाते रहते हैं। अगर उस स्थिति में आकर के जरा इस पर भी तो बता दें कि 14 के तक किस कृषि का बजट कितना था देश का, 24,000 करोड़। आज कृषि का बजट कितना है, 1,57,000 करोड़। मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं, लेकिन मैं इस रूप में देखता हूं कि जब किसानों के हिस्से में कुछ चीजें आई हैं और किसानों के हित में कोई बातें करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आपकी धरती पर आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आपको होनी चाहिए। हर चीज में नकारात्मकता आप न ढूंढें। क्यों नहीं आएंगे भाई? चुनाव है तो राहुल गांधी जी 18 दिन में 2 बार क्यों आ गए? और तीसरी फिर वो क्यों जा रहे हैं दशरथ मान जी के गांव? किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि राहुल गांधी इसके पहले तो बिहार नहीं आते थे। आज उनको जगलाल चौधरी भी याद आ रहे हैं, दशरथ मांझी भी याद आ रहे हैं। आज उनको सिविल सोसाइटी या संविधान बचाओ आंदोलन भी दिख रहा है और बाकी चीजें भी दिख रही है। तो सवाल जरा उनसे भी तो पूछ लीजिए, जो इनके अलायंस के पार्टनर हैं, जो चूड़ा और चना खाने इनके घर पर गए थे, कि भाई राहुल गांधी को क्या पड़ गई बिहार में, वो बार बार क्यों पहुंच जा रहे हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो पक्ष के नहीं होते हैं, विपक्ष के नहीं होते हैं। अगर देश का कृषि मंत्री, देश का प्रधानमंत्री भागलपुर की उस जमीन से, जो इलाका
केला के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, कतरनी चावल के उत्पादन में, जो है वो सिल्क के उत्पादन में, जिसने एक अपना ये स्थापित किया है, रिकॉर्ड स्थापित किया। अगर वहां किसानों के बीच में जा के और किसानी की बात करेंगे और किसानों की समृद्धि की बात करेंगे, तो क्या इसका लाभ केवल सत्ता पक्ष को होगा, विपक्ष को नहीं होगा? या कितना बांटिएगा भाई? समाज को जाति में आपने बांटा, धर्म में बांटा, अब किसानों को भी बांटिएगा क्या कि ये सत्ता पक्ष के किसान हैं, ये विपक्ष के किसान हैं? किसान तो देश के किसान हैं, राज्य के किसान हैं। तो देखिए तो कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के चुनावी भाषण केवल दिया या किसानों के हित की बात की? अगर चुनावी भाषण दिया तो घेरिए, उम्मीदें थी लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। शिवराज सिंह आए, किसानों की बात नहीं किए, वो पॉलिटिकल भाषण दिए, चुनावी भाषण दिए, चले गए, घेरिए। लेकिन जब अभी लोग बोल ही रहे हैं, अभी उनकी बात समाप्त नहीं हुई है और आप अभी शुरू से ही अटैक करना शुरू कर दिए, मैं मानता हूं कि किसानों के हित ऐसी तो नहीं हो सकते, बाकी जो बात कर ले। तो ये बिहार बिल्कुल जो एग्रो बेस्ड स्टेट है, और एग्रो बेस्ड स्टेट में देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री किसानों के 19वीं किस्त जारी करने के लिए बिहार की धरती को चुना, भागलपुर को चुना, तो मैं मानता हूं कि विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका में आनी चाहिए, न कि हर चीज में नकारात्मकता ढूंढने की जरूरत है। बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि प्रधानमंत्री का ये भाषण पूरा हुआ भी नहीं है। कम से कम भाषण पूरा हो जाए, फिर उसमें कमियां निकालिए कि भाई बिहार को क्या मिला, नहीं मिला, बिहार आए तो कितना उसका फ़ायदा बिहार को हुआ, नहीं हुआ। मगर पहले से ही विरोध कितना ठीक है, ये सवाल एक खड़ा करता है। और जो कि आपने राहुल गांधी वाली बात बोली कि राहुल गांधी बिहार है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव देखिए अब अगला बड़ा बिहार का ही है। तो सभी पार्टियों के नेता मुझे लगता है बिहार आएंगे ही, दौरे उनके लगेंगे ही। तो राहुल गांधी आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों ना आए, इस पर तो कोई सवाल बनता नहीं। मृत्युंजय जी कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? सौरभ जी, बहुत अगेन जैसा बाकी दो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, और अगर आप देखेंगे तो करीब करीब हर दूसरे दिन किसी न किसी राज्य का इनका दौरा होता ही होता है। सिर्फ आज की अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आज सिर्फ बिहार नहीं आ रहे हैं, इसके पहले मध्य प्रदेश वो जा चुके हैं, जहां इन्वेस्टर समिट का उन्होंने उद्घाटन किया। फिर वो बिहार आ रहे हैं और बिहार के बाद फिर असम भी जा रहे हैं, जहां पे चाय जो असम चाय उसके 200 वर्ष पूरे होने पे वहां कार्यक्रम रखे गए हैं और उसमें वो शिरकत करेंगे। तो एक दिन में वो 3 राज्य जा रहे हैं। अगर आप एक बिहार में अगर ये भी कह दें कि चुनाव इसलिए आ रहे हैं, तो बाकी 2 राज्यों में कौन सा चुनाव है? 2 राज्यों में इनकी सरकारें बहुत आराम से चल रही हैं, भाजपा की सरकारें हैं, तो उस लॉजिक से तो इन राज्यों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल वो बागेश्वर धाम में थे। ऐसे अब लगातार सीक्वेंस निकालते जाएंगे, तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो हर दूसरे दिन आपको किसी न किसी राज्य में मिल जाएंगे और देश के प्रत्येक राज्य में उनका प्रेजेंस आपको मिल जाएगा हर दूसरे महीने में करीब करीब। ये भी एक फैक्ट है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री है जो लोगों से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि वो एक ब्यूरोक्रेट के टाइप पीएम ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी वो अपनी काम कर रही है। और जो एक प्रधानमंत्री का असली काम होता है वो एक नेता होता है देश का, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। और नेता का काम होता है लोगों से कनेक्ट करना। तो हर प्रदेश में जाते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे आज किसान सम्मान निधि का एक माध्यम है, आज बहुत सारे परियोजनाएं बिहार को मिलने वाली हैं, वो एक माध्यम है। तो उसके माध्यम से इन अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। पिछले बजट में दरभंगा में थे, अभी भागलपुर में। तो अब सोचिए एक प्रधानमंत्री जो देश का करीब करीब हर कोना घूम चुका है, वैसा प्रधानमंत्री हमारे पास होना एक हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसके विपरीत अगर आप ऐसा बोलना शुरू कर दें कि क्यों आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप कंपेयर करना शुरू कीजिए वैसे हमारे प्रधानमंत्रियों से। मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, वैसे प्रधानमंत्री जो कई महीने तक बस दिल्ली में बैठ के काम करते रहते थे, क्या आप उसे ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री मानेंगे? मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रधानमंत्री एक नेता होता है, उसका काम ही नहीं है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जो भाजपा है उसके भी नेता है, और उसके नेता के तौर पर इस वर्ष अगर आप कहते हैं कि ज्यादा दिखेंगे बिहार में, तो वो भी बहुत ज्यादा उचित है। क्योंकि अगर एक किसी प्रदेश में हम चुनाव में जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, वहां एक सत्तारूढ़ गठबंधन के दल के रूप में, तो उस साल अगर वहां का नेता बार बार जा रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है, भाषणें हो रही हैं, कनेक्शंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है कि आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के जैसा नेता हो जो चुनाव के जब चुनाव की तैयारी शुरू हो तो पता चले किसी दूसरे देश में, जब चुनाव के रिजल्ट आने वाले हो तो छुट्टियां
बनाने चले गए। तो हमें तो लगता है कि भाजपा को कभी वैसा नेता नहीं चाहिए होगा। और ये जो नेता है जिस प्रकार का, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, सरकार के मुखिया के तौर पर, या पार्टी के मुखिया के तौर पर, दोनों के तौर पर, आप जितना ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं, आप जितना ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करते हैं, आम लोगों से कनेक्ट करते हैं, उतनी ज्यादा खुशी है। आप बिहार में किसी से भी जनरली उठा के पूछ लीजिए, नेताओं के बयान तो आते ही रहेंगे, उन्हें अलग कर दीजिए। आप किसी भी एक व्यक्ति से पूछिए कि जब कोई प्रधानमंत्री के स्टेजर का व्यक्ति उनके राज्य में आता है तो कितनी खुशी होती है, हर व्यक्ति कितना उत्साहित होता है कि भाषण में क्या होने वाला है, कौन से नई परियोजनाएं मिलने वाली है, किस चीज पे बात होने वाली है, भागलपुर आ रहे हैं, उस क्षेत्र के आसपास में क्या उत्साह हो, आपको इनफैक्ट विजुअल्स में दिख जाएंगे। मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था, लोग वहां 4-4 घंटे पहले से पहुंचे हुए हैं। एक प्रकार का वो उत्सव हो जाता है, मेला हो जाता है। बहुत खुशी की बात है सौरभ जी, और मुझे तो गर्व है कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री हमारे पास है जो कोने कोने में इस प्रकार से जाते हैं और लोग इतना कनेक्ट करते हैं। ये जो लोग हैं, ये भी आप समझिए कि ये बहुत ऑर्गेनिक भीड़ होती है, जैसे उस नेता को बस देखने के लिए पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार की ऑर्गेनिक भीड़ भी आ जाती है। तो बहुत खुशी की बात है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अब इस दौरे में मुझे लगता है कि जो तस्वीरें आएंगी उसको लेकर तमाम मायने निकाले जाएंगे। खासतौर पर जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ नजर आने वाले हैं आज के दौरे में, उसको लेकर भी तमाम मायने मुझे लगता है निकाले जाएंगे बॉडी लैंग्वेज देखकर, क्योंकि ये एक सवाल ऐसा है जो मुझे लगता है कई महीनों से चला आ रहा है कि आने वाले बिहार के चुनाव में नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, उसको लेकर बहस एक छिड़ी सी रहती है। तो मैं समझना चाहता हूँ इंदुकान जी, प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार भी आज नजर आने वाले हैं, इससे क्या संदेश देने का प्रयास रहेगा कि लीडरशिप को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है, ये क्लियर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जाएंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ बीजेपी के अंदर से ही वॉइसेस आती रहती हैं, आवाज़ें आती रहती हैं कि नहीं, अब हमें विचार करना चाहिए कि नीतीश कुमार के बाद कौन या हमारा मुख्यमंत्री क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, तो अब लोग कहने भी लगेंगे कि सही समय है, अब बीजेपी को बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री देखना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया सौरभ जी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री के साथ अभी दिख रहे हैं ऑलरेडी नीतीश कुमार जी। आपके कार्यक्रम के पहले मैं देख रहा था जी कि रोड शो किया उन्होंने। रोड शो में आप देखिए उस गाड़ी पे प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ नीतीश कुमार, और इवन उनके जो दोनों डिप्टी सीएम्स हैं उनको भी उन्होंने गाड़ी पे नहीं रखा है जी। तो ये संदेश साफ है बिहार की जनता को, जैसा भाजपा ने काफी दिनों पहले साफ कर दिया कि चुनाव लड़े जाएंगे माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एक बार दोबारा। तो अब उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मैं मंच पे भी देख रहा था कि रोड शो में तो नीतीश जी साथ थे ही, प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल में, पूरा सम्मान उनको दिया उन्होंने। और साथ में जो मंच सजा है भागलपुर में, उस मंच पर अभी मुख्यमंत्री जी का ही भाषण चल रहा है। उन्होंने हर तरह से अप्रिशिएट किया प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उसने जिस तरह से बिहार सेंट्रिक इस बार बजट दिया, केंद्रीय बजट, और जिस तरह से जितनी भी योजनाएं बिहार में हैं, जितनी चीजों में बिहार पिछड़ा हुआ है, उन सब क्षेत्रों में केंद्र सरकार किस तरह से मदद कर रही है बिहार को, इसी का उल्लेख अभी मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कर रहे हैं मंच से। तो ये सिनर्जी जिस तरह की दिख रही है बिहार में विधानसभा चुनाव के लगभग 6 महीने पहले, ये साफ करने के लिए जनता को बिल्कुल इससे बड़ा कोई और तरीका नहीं हो सकता है कि एक तो भाजपा माननीय नीतीश कुमार को ही वहां नेता मान कर करके चुनाव के लिए आगे बढ़ रही है, ये जनता के बीच में साफ हो गया। दूसरा, जिस तरह से बिल्कुल मुक्त कंठ से नीतीश कुमार आज की जनसभा में अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को, किसानों को, गरीबों को, बिहार को लेकर करके उनकी जो नीतियां हैं उसको लेकर के, यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारे से पहले की जो सरकारें थी वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम, जो आरोप लोग भाजपा पे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद कराते थे, मुसलमानों का वोट लेते थे लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते थे। ऑन दी अदर हैंड, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, विकास के लिए, महिलाओं के लिए कितने काम किए हैं उसको स्वयं नीतीश कुमार मंच से गिना रहे हैं। तो इससे साफ है कि नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात, मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, अभी बिहार में भाजपा की तरफ से नहीं है। और ये चुनाव बिना किसी संदेह के निस्संदेह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और अभी मैं केंद्र सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में है उसका उद्देश्य में देख रहा हूं, उनका उद्देश्य स्पष्ट है। जो उनकी केंद्र की नीतियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, महिलाओं को लेकर के है, ट्रिपल तलाक को लेके था, अभी
कॉमन सिविल कोड को लेकर के है, इन चीजों को लेकर के जो उनकी नीतियां हैं उसको लागू करने के लिए वो कहीं भी अपने सहयोगियों के साथ किसी भी ढंग का विद्वेष या कोई भी खटपट नहीं पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक सूत्री फार्मूला है कि केंद्र की सरकार और राज्यों में जहां सहयोग से गठबंधन की सरकारें चल रही हैं वो सिनर्जी के साथ चले, जिससे लाभ ये होगा कि जो विनिंग स्ट्रीक पे वो निकले हैं, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीत गया जिसकी संभावना दूर तक नहीं थी, और अब बिहार इस साल और बिहार के बाद उनका एक बड़ा उद्देश्य है बिहार से भी ज्यादा अगले वर्ष की शुरुआत में वेस्ट बंगाल को हासिल करना। बिल्कुल, बिहार से भी ज्यादा मत बोलिए, बिहार के लोग फिर नाराज हो जाएंगे दुकान जी। बिहार अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा है वो बिहारी है, क्योंकि राजनीतिक मैसेजिंग के लिहाज से बिहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और जेडीयू के लिए भी, क्योंकि बिहार जो है नॉर्थ का एक बड़ा एपिसेंटर है और इससे पूरे देश में मैसेज आता है। यूपी बिहार दो ऐसे राज्य हैं। पश्चिम बंगाल का तो क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसको अगर 19-20 होता तो जस्टिफाई कर ले जाएंगे, पर बिहार एक बड़ा मसला है जिसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहेंगे। बाकी तो बिहार की जनता तय करेगी कि किसको सत्ता सौंपती है। संजय जी, सिनर्जी की बात कर रहे थे दुकान जी कि तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री के साथ में नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं, एक रोड शो सा निकला है, भीड़ नज़र आ रही है दोनों तरफ। तो नीतीश कुमार को इस तरीके से साथ रखना, साफ तौर पर क्या प्रधानमंत्री ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गलतफहमी चलती रहती है, बीच बीच में बहस चलती रहती है कि नीतीश कुमार या उसके बाद कोई अपना मुख्यमंत्री देख रहे हैं बीजेपी वाले, वैसी कोई बात है नहीं ऊपर? हाँ, खुली जीप में प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी सभा स्थल तक पहुंचे हैं और राजनीति में मैसेजिंग होता है, मैसेज देने के मायने भी होते हैं। तो नीतीश कुमार जी के साथ 15-16% वोट है, इस सच्चाई को भी समझना होगा। बिल्कुल। और 2015 में बीजेपी एक बार कोशिश कर चुकी है लड़कर, 53-54 सीटें आई थी। लालू प्रसाद तो दोनों बाह फैला करके खड़े हैं हमेशा। कल उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि भाई आप खिड़की दरवाजा की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, न खिड़की है न दरवाजा, हमेशा खुला हुआ है। जिस समय नीतीश कुमार आ जाएंगे दोनों बाह फैला करके उनका स्वागत करेंगे। तो ये जो 15-16% वोट जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिनके बिना हम बिहार में अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। बिल्कुल, आप अभी एक बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे, 25 करोड़ की आबादी करीब हो गई है उत्तर प्रदेश की और 14 करोड़ की आबादी बिहार की हो गई, और परिसीमन के बाद अभी 27 में परिसीमन होने जा रहा है जी। यूपी और बिहार की ताकत इतनी अधिक हो जाएगी कि वो दक्षिण के सारे राज्य मिला दिया जाए तो ये 2 राज्य ही उनके लिए काफी हो जाए। तो ये जो ताकत है, इस ताकत को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं होने देना चाहती, और नीतीश कुमार तो उनके साथ खड़े हैं। लालू प्रसाद एक बड़ा गेम खेलते हैं, जैसे ही नीतीश कुमार उनके साथ आते हैं उनको अगड़ा बनाम पिछड़ा का ध्रुवीकरण करने में बड़ा आसानी हो जाती है। वो तुरंत ध्रुवीकरण कर देते हैं, और जैसे ही अगड़ा पिछड़ा का ध्रुवीकरण होता है बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली जाती है बिहार। ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता समझते हैं जी कि जब तक नीतीश कुमार मेरे साथ है, लालू प्रसाद जी का ये दांव कामयाब नहीं हो पाएगा, और जब ये दांव कामयाब नहीं होगा तो हम मजबूत स्थिति में होंगे, कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। नीतीश कुमार एक विजनरी नेता तो है, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। कोई परिवारवाद का आरोप इन पर नहीं लगा है, समाजवाद के एक मुख्य, ठीक है, कोई भी व्यक्ति 2 दशकों तक अगर मुख्यमंत्री होंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का तो घेरेगा उनको, वो उन चीजों से कैसे वो अपने को बचा पाएंगे। उसका असर पिछले चुनाव में दिखा भी था जी। हाँ बिल्कुल, वो तो होगा। एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज इनको हमेशा पीछा करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार की छवि को लेकर के, उनकी ईमानदारी को लेकर के कोई आरोप सीधे सीधे तो नहीं लगा है कि अरे तो मुख्यमंत्री बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये मुख्यमंत्री तो परिवारवाद का जनक है, ये मुख्यमंत्री तो भाई भतीजावाद में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। तो अगर एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहे हैं,
और बदले में भारतीय जनता पार्टी भी उन पर भरोसा कर रही है, तो हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप जरा एक लाइन में मैं फ्लैशबैक में लेकर के चला जाता हूं जी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना था, और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ते, वो एनडीए के साथ नहीं आते लोकसभा के चुनाव में। क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, क्या समीकरण बदल जाता? ये 30 सीटें बिहार में एनडीए जीत जाती क्या? और राज्यों के गणित बिगड़ जाते क्या? नहीं बिगड़ जाते नहीं क्या? तो नीतीश कुमार आज भी तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू जो है, इसकी मदद से केंद्र की सरकार चल रही है। गठबंधन बदलने के बाद एनडीए की ताकत बढ़ गई, 30 सीटें बिहार में ये जीत गए। नीतीश कुमार पर ये क्यों कंप्रोमाइज करेंगे भाई? और 15-16% वोट जो ईबीसी का वोट है, दलित का वोट है, लवकुश समाज का वोट है, ये सारे वोट जब इंटैक्ट होते हैं, और कास्ट और क्रीड से अलग एक और वोट जो महिलाओं का, जो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए बिहार में किया है, वो साइकिल पोशाक योजना से लेकर के पंचायतों में 50% आरक्षण से लेकर के 35% महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण से लेकर के जितनी भी तरह के महिला सशक्तिकरण के लिए, शराबबंदी, राजस्व के घाटे के कॉस्ट पर भी बिहार में उन्होंने शराबबंदी की, इसलिए कि महिलाओं ने कहा कि नहीं शराबबंदी होनी चाहिए। और यही बड़ी बड़ी कतारें जब महिलाओं की लगती हैं तो लोग कहते हैं कि ये नीतीश कुमार के वोटर है। वहां जातीय और सामाजिक सारे ध्रुवीकरण जो हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और मान लिया जाता है कि ये तो नीतीश कुमार के साथ महिलाएं खड़ी हैं। एक वैसा, आप देखिए संजय जी, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें भी साफ तौर पर आगे महिलाओं की बड़ी संख्या नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के आज ना आए हैं तेजस्वी जी माई बहन योजना के लिए 2500 रुपया लेकर के। नीतीश कुमार ने तो इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करके दिखाया है जो महिलाओं से संबंधित जो वेलफेयर स्कीम है। तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी भी उस मंच पर मौजूद हैं जो ये बतला रहा है कि इनकी एकजुटता, एनडीए की एकजुटता एक साथ है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सारे घटक का कोई एक मंच पर बता दीजिए साझा करते हुए, जहां ये तेजस्वी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, लेफ्ट के लोग भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, दिखा दीजिए। वहां तो पूरा लोकसभा के चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी जी दिखते रहे, वो मछली और क्या क्या नारंगी दिखाते रहे और मिर्चा दिखाते रहे। लेफ्ट के लोग दिखे नहीं, कांग्रेस के लोग दिखे नहीं। तो ये एनडीए की एकजुटता, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट करती है। हरियाणा और दिल्ली के बारे में एक लाइन बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हरियाणा के चुनाव में जहां से आपकी बात शुरू हुई थी जी, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको 5 गांव की जिम्मेवारी दी कि आप 5 गांव में जाकर के अपने तरीके से कनेक्ट कीजिए। सोचिए तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा के 5 गांव की जिम्मेवारी, दिल्ली में सारे बड़े कद्दावर नेताओं को कि भाई आप अपने को बड़े नेता छोटे नेता मत समझिए, जरा एक रात उनके साथ गुजारिए और उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं के बारे में बात कीजिए और अपनी बात बताइए। तो दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, बिहार का चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेगी, बहुत मजबूती के साथ इंटैक्ट करके। और नीतीश कुमार तो एक बड़ी ताकत है बिहार में, इसलिए नीतीश कुमार को बीजेपी किसी भी कीमत पर कि मुख्यमंत्री नहीं मानेगी या नाराज कर देगी या उनकी इच्छा से अलग हट करके कोई निर्णय लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एनडीए की एकजुटता दिख रही है और हम समझते हैं कि चुनाव में भी ये एकजुटता अगर इसी तरह से बनी रही तो बेहतर परिणाम की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, आपने जो बात कही उससे वही जो बार बार नारा चलता है कि नीतीश कुमार ज़रूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। क्योंकि मजबूरी इसलिए क्योंकि जो आपने समीकरण बताया कि उनके साथ 15-16% कौमी वोट भी आता है, ईबीसी वोट भी आता है, और महिलाओं को एक बहुत बड़ा चंक है जो नीतीश कुमार को पसंद करता है या उनको केंद्रित तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, तो नीतीश कुमार को लेकर इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते। फिर एक नारा जो सबने सुनाई है, नीतीश सबके हैं। लगातार आप अभी बता ही रहे थे संजय जी की कैसे लालू यादव लगातार हाथ खोले बाहें फैलाए खड़े हैं कि आ जाइए, बस स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी, क्या लगता है अभी भी कोई ऐसी
आशंका, कोई ऐसी संभावना है कि भाई जो नीतीश कुमार सबके हैं वो चरितार्थ हो जाए? नहीं सौरभ जी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिएगा, भले ही जो हम बार बार इतिहास को उकेरते हैं और कहते हैं कि नीतीश जी काफी बार पलट चुके हैं, लेकिन मुझे एक जो बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस लगा है पिछले, जब से भाजपा के साथ आए हैं, पिछले 1-1.5 वर्षों में आप देखेंगे तो नीतीश जी बहुत कैलकुलेटेड रहे हैं इस बार, कि वो किसी प्रकार का ऐसा संदेश ना दे, और जो एक प्रकार से ये तमगा उनके ऊपर लग गया है इसको मिटाने की कोशिश करते रहे। और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, आप पिछली 2 बार जब वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर चुके हैं, आप उसमें देख लीजिए, उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोलने की, बार बार हंसी मजाक के तरीके से ही कोशिश की कि 2 बार हमसे गलती हो गया है, अब तो गलती नहीं करेंगे। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ बोलने की बात है और फिर से हो सकता है, लेकिन वो जो सिंसियरिटी एक प्रकार के वॉइस में देखिएगा, और छोटे छोटे जेस्चर्स देखिएगा, आप स्टेज पे जो कमारेडेरी होती है उन दोनों की वो देखिएगा। आप देखिए पिछली कुछ मुद्दे पर जिस पर जेडीयू बहुत सहज नहीं रही है जनरली, जो केंद्र के कुछ बिल हैं उस पे भी आप देखिएगा कि बहुत खुल के विरोध नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि एज अ पार्टी पूरी जेडीयू और नीतीश उसके नेता के तौर पर बहुत कैलकुलेटेड रहे हैं। जब भी राजद की तरफ से, जैसे लालू जी का किसी का भी बयान आया है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं या कभी भी आ सकते हैं, उसका भी बहुत क्लियरली खंडन किया गया है पार्टी के हर एक नेता के द्वारा। आप देखिए उसमें भी एक मतता है। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है, और एक जो लेगेसी अपनी छोड़ने की बात होती है, तो नीतीश जी जानते हैं कि वो करियर के अंतिम मोड़ पर है, चाहे इस बार वो मुख्यमंत्री बनते भी है फिर भी वो आखिरी ही होगा। तो करियर के अंतिम मुहाने पे वो नहीं चाहते हैं कि जो ये तमगा था उनके ऊपर जो लगा था कि वो पार्टियां बदलते हैं या गठबंधन में इधर से उधर जाते हैं, वो उनकी लेगेसी रहे। वो चाहते हैं कि उनका जो पूरा लेगेसी रहे, वो जो विकास पुरुष वाला लेगेसी है वो रहे। उस चीज में उनको बहुत क्लियरली क्या लगता है, और उनको ये फिलोसफिकली भी दिखता है कि राजद के साथ रह के भले ही वो सामाजिक न्याय और उस प्रकार के नैरेटिव्स बनते हैं, लेकिन जब भी भाजपा के साथ वो रहते हैं तो जो एक विकास कार्यों की गति होती है, 2 रीजन से। एक तो आप ऐसे भी देखिए, भाजपा जो एक ऐसी पार्टी है जो आप देखेंगे इकोनॉमिकली देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे, इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। दूसरा कि केंद्र में भी सरकार है, तो उन्हें भी समझ में आता है कि भाजपा के साथ रहेंगे तो ये जो विकास वाली चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा बल मिलेगा, जिसमें उनका पर्सनल थोड़ा सा एस्पिरेशन या इंक्लिनेशन भी रहता है कि वो कैसे ग्रोथ की साइड में ले जाए। आप जब 90 के दशक की या 2000 के दशक की बात करते हैं तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत सारे सामाजिक न्याय की ऐसी चीजें थी जिन पे काम करना था, लेकिन अब जो बिहार को जरूरत है वो आप देखेंगे, अब सबसे ज्यादा अगर बिहार में बात होती है तो जॉब्स की बात होती है। आप देखिए अब उन चीजों की बात नहीं होती है, उस प्रकार की एक जो सामाजिक समरसता है और वो सब मेरे ख्याल से एक लेवल पे, सर्टेन लेवल पे आ चुकी है। तो जॉब्स की, अब देखिए इंडस्ट्रीज की विकास सबसे और ज्यादा जॉब्स बात की होती है। तमाम आप बातें कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कहेंगे भाई कि जॉब्स को लेकर इतना सब स्मूथ है तो बीपीएससी वाले छात्र लगातार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अब देखिए आज ही तेजस्वी यादव का बयान लंबा चौड़ा आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी फिर जुमलेबाजी करेंगे। मोदी जी ने बिहारियों को बजट में छलने का प्रयास किया, बजट को लेकर जो बड़ा आंकड़ा दिया जाता है उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि भाई ज़मीन पर क्या है आप ये बताइए, 20 साल से आपकी सरकार है, बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में है, इस तरह की बातें बोली हैं। और फिर वही बात कि चुनाव आएगा तो फिर आप बोलते हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई विपक्ष जो बातें उठा रहा है, जो सवाल खड़े कर रहा है कि भाई बजट आपने एलोकेट जरूर कर दिया पर ज़मीन पर कितना उतरा, 20 साल का हिसाब पूरा मांगा जा रहा है, तो सवाल तो ये सब भी है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष को हिसाब मांगना चाहिए, लेकिन जमीन पर अगर नहीं उतरा तो इसके बारे में बताना चाहिए कि कहां कहां जमीन पर नहीं उतरा। मैं बता रहा हूं आपको, ये 28,000 करोड़ का बजट था बिहार का, अभी 3 लाख करोड़ का बजट पेश होगा बिहार का। सड़क बनी है बिहार में, वो दिखती है। बिजली 24 घंटे बिजली की उपलब्धता गांव में है, बिहार के गांव में है। अभी कुछ दिन पहले एक तेजस्वी जी की तस्वीर आई थी जिसमें वो घोड़ा पर लालटेन लेके दौड़ रहे थे। भाई एक तरफ घोड़ा की तेज रफ्तार और दूसरी तरफ लालटेन ही लालटेन, कहाँ चलेगा? अब बिहार के किसी गांव में भी खोजिएगा तो आपको लालटेन नहीं मिलेगा, वो लालटेन नहीं है। तो अगर गति आई है, ठीक है, ये मैं तो बता रहा हूं ना कि कुछ जो ज्योग्राफी है बिहार की, उस ज्योग्राफी में बिहार प्रभावित होता है। लेकिन ये जो 3 लाख करोड़ का बजट है, ये 3 लाख करोड़ का बजट किसके लिए है भाई? जो 28,000 करोड़ का बजट से 3 लाख करोड़ का बजट 28 से 3 लाख करोड़ तक का पहुंचा है, तो जमीन पर तो चीजें आई हैं। ठीक है, जितना हम अपेक्षा करते हैं उसमें कम है। नीति आयोग के आंकड़े अगर हम लोग देखेंगे, कल ही मैं एक जगह बैठा हुआ था नेशनल चैनल पर, तो मैं बता रहा था कि
हाँ ठीक है, बहुत क्षेत्रों में बिहार 24 का रेशियो है एम्प्लॉयमेंट रेट, जो सरकारी एम्प्लॉय है बिहार में आज भी 13 है। बिहार में आज भी, मैं अभी बता रहा था कि 28वें स्थान पर कृषि है। ठीक है, मैं बता रहा था कि बिहार जो है अभी भी साक्षरता दर इसका भी 61% से अधिक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, इसका जो ड्रॉप आउट रेशियो घटा है, लेकिन आज भी क्वालिटी एजुकेशन वो बिहार को नहीं मुकाम दे पाया है जिस बिहार जो मुकाम का एक अधिकारी बनता है। तो मैं मानता हूं कि चीजें छुटी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई भी है। ऐसा नहीं है कि ठहरा हुआ बिहार है जो विपक्ष आरोप लगाता है। ये रिक्तियां नहीं होती तो तेजस्वी जी जो घूम घूम के वादा करते हैं और कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दे दी, 5 लाख नौकरी दे दी, रिक्तियां थी तब तो। अगर आपके ट्रेजरी में पैसा था तब तो इनकी सैलरी आप दे रहे हैं। ट्रेजरी में नहीं पैसा होता तो कैसे देते? कितने मेडिकल कॉलेज थे भाई 2005 के पहले? मैं एक छोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं जी, और उस आंकड़े से चीजों को समझेंगे तो विपक्ष के आरोप को आप बेहतर समझ पाएंगे। 1991 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 21,652 रुपए थी और उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 20,540 रुपए थी। भाई 2002 में एक दशक के बाद उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय में 25-30% की वृद्धि हो जाती है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो घट करके आ जाती है 21,000 से 14,000 रुपए। 91 से लेकर के 2002 तक इनका कालखंड था, सो बता दे लो। अगर 2014 के पहले तक कृषि का बजट क्या था, अभी कृषि का बजट क्या है, शिक्षा का बजट क्या है, तो अगर चीजें आकार ली हैं, बढ़ी हैं, ठीक है, अभी भी हमारा प्रति व्यक्ति आय जो है वो नेशनल जो आय है उसका 1/3 है। अगर 1,83,000 समथिंग कुछ अगर प्रति व्यक्ति आय देश का है, राष्ट्रीय है, तो बिहार अभी भी 66,000 कुछ की प्रति व्यक्ति आय पर है। तो बिहार को बहुत आगे चलना है, बहुत तेज गति से आगे चलनी होगी, लेकिन सड़कें बनी है, यहाँ पर चीजें गति में आई हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का हो चाहे गया का हो, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ आया है। मेडिकल कॉलेज तो 23 जिले में मेडिकल कॉलेज हो गए। कितने मेडिकल कॉलेज थे भाई उसके पहले? मेडिकल कॉलेज है, नेहरू हॉस्पिटल देख लीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज इनकी संख्या बढ़ी है, तो चीजें बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पर सवाल है। मैं विपक्ष के साथ रहता हूँ कि हाँ, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है बिहार में, इस सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बढ़ा है। किसानों की प्रति व्यक्ति आय नेशनल 10,000 कुछ रुपए है, बिहार का 7,000 कुछ रुपए है। अभी भी बिहार को भी आगे जाना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का अभी भी बहुत कम है, 1.2% के करीब है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में। अब सोचिए तो कि 1.2% में क्या कर लेगा, लेकिन ये हाल अभी का थोड़े है। ये तो अगर आप देखेंगे तो 3-4 दशकों का ये हाल है। वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जमाना था जब बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट और जब उद्योगों का जाल लगा था, उसके बाद से तो बिहार में लगातार जो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे मिली जुली सरकार रही, चाहे आरजेडी की सरकार रही, उसमें तो बिहार कहीं ना कहीं से ठहरा हुआ है। लेकिन 2005 के बाद बिहार बदला है। हम लोग तो उस बदलाव को देखे हैं। विपक्ष को भी बदलाव दिखता है जब गठबंधन बदल जाता है तब। नीतीश कुमार जब इनके गठबंधन में आ जाते हैं तो इनको बदलाव दिखने लगता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन बदलाव हुआ है, सच को स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में होनी चाहिए। सवाल आप उठाइए, पलायन है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, बेबसी है, लाचारी है, तटबंधों पर चिथड़ों में लिपटी हुई जिंदगी है। अगर है तो है, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। भाई छात्र बिहार का, शिक्षक बिहार का कहाँ पढ़ा रहा है? कोटा में। अद्भुत जगह है भाई कि यहाँ का ही छात्र और यहीं का शिक्षक और स्थान कहीं और। क्यों? ये तो कमियां हैं। तो अगर चीजें छूटी है तो उस पर आप सवाल घेरिए, सवाल कीजिए, लेकिन अगर कुछ बदलाव हुए हैं, इस बदलाव को भी समझना होगा। 2,78,000 करोड़ का बजट पिछली बार था। ये 2,78,000 करोड़ का बजट कहीं हवा में नहीं चला गया, ये जमीन पर ही उतरा है। और जरा आकर के स्कूलों का भवन देख लीजिए। पहले बिहार में बादल बच्चे देखते थे, घर की तरफ दौड़ जाते थे। आज स्कूलों में शिक्षक भी आपको दिखेंगे और दूर से ही प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल, कॉलेज दिखेंगे। उनके भवन गुलाबी रंग में रंगे हुए भवन दिखेंगे।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है, इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इस पीड़ा को भी, इस दर्द को भी हम बिल्कुल, लोग आपने तमाम उपलब्धियां भी बताई और तमाम कमियां भी बताई। तो जाहिर सी बात है कि अब अंतिम फैसला तो बिहार की जनता ही करेगी कि कितना उसको विकास नजर आया। पर विपक्ष है, विपक्ष के अपने सवाल हैं जो लगातार बजट को लेकर, खासतौर पर देख रहा हूं कि जो केंद्र की तरफ से बजट मिला है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इंदुकान जी, कैसे देखते हैं विपक्ष के सवालों को? देखिए सौरभ जी, अभी जैसे शिक्षा की बात, क्वालिटी एजुकेशन की बात किया संजय जी ने, तो उसका एकदम नवीनतम करंट एग्जाम्पल है कि देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कुछ दिन पहले बोर्ड के एग्जाम में नकल को लेकर के गोलीबारी हो जाती है। शायद एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई, कुछ लोग घायल हुए। तो ये पूरे देश में और दुनिया में क्या मैसेज जाता है? जब यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं जाएगा तो लोगों के मन में ये अंकित रहेगा कि अच्छा ये बिहार से आया है, चाहे वो बेशक सीबीएसई बोर्ड से पास होकर आया हो। तो क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम ये तो दुरुस्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। और दूसरा उदाहरण जो दे रहे थे अपने डॉक्टर संजय कुमार जी, मैं अभी कर्नाटका से आपके यहाँ जुड़ा हूँ। कर्नाटका के जो डीजीपी हैं डॉक्टर आलोक मोहन, मैं नाम लेकर बताना चाहूँ, इतने योग्य अधिकारी हैं, पिछले 2 वर्ष से डीजीपी हैं, वो बिहार के हैं। तो ये तो बड़ा एक यक्ष प्रश्न है कि पूरे देश के जो सबसे काबिल ऑफिसर, सबसे अच्छे इंजीनियर वो बिहार से आते हैं, लेकिन उनके काम करने की जमीन कहाँ है? अमेरिका में नासा में होगा, लंदन में होगा, पेरिस में होगा, भारत के अंदर होगा तो दिल्ली में होगा, महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटक में होगा, केरला में होगा। लेकिन बिहार के डेवलपमेंट में, बिहार की स्थितियों को बदलाव में योगदान तब तक लोग नहीं कर पाएंगे जब तक वहां के राजनीतिज्ञ लोग राजनीति से हट कर करके बिहार का हित कैसे होगा, बिहार में प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को कैसे जोड़ा जाए, अधिक से अधिक बिहार के लिए कैसे लिया जाए, ये सीखना हो तो नीतीश कुमार से सीखिए, ये सीखना हो तो अभी आंध्र के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू से सीखिए। मैंने देखा है सौरभ जी कि जब वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी तो चंद्रबाबू नायडू उस समय एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, किस तरह से उन्होंने एक एक चीज वहां के लिए ली और लड़ कर लेते थे। सरकार गिराने तक की धमकी देते थे कि आप हमारे लिए अगर नहीं करेंगे तो आज वहां पे बेंगलोर से आगे जाकर के एक बड़ा साइबर सिटी हैदराबाद को उन्होंने बनाया था। ठीक है कि जनता ने उनको उस तरह का लोक लुभावन चीजें न मिलने के कारण सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन आज आंध्रा अगर है तो ऐसे अपने नेताओं के कारण है। बिहार को भी, बिहार की जनता को भी इसको समझना पड़ेगा। और जो विपक्ष के लोग तुच्छ राजनीति कई बार करते हैं उसको जनता अगर नहीं समझेगी तो बिहार के लोगों को बिहारी नाम पे जो दुनिया में कई बार लोग परेशान करते हैं, लोग कमतर करके आते हैं, जबकि बिहार के ही ब्रेन के चलते तमाम सिस्टम्स चल रहे हैं देश में, दुनिया में, लेकिन आज भी बिहारी बाहर कहने हुए लोगों को शर्म आती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मृत्युंजय जी, मैं आपसे अंत में समझना चाहूँगा कि भाई प्रधानमंत्री का दौरा है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो लगा ही रहा है, मगर इस दौरे और आज जो मुझे लगता है कुछ घोषणाएं होंगी उसको क्या इस तरीके से शुरुआत मान लिया जाए कि बिहार चुनाव से पहले अब एक तरीके से प्रधानमंत्री का आगाज़ हो गया है, तो चुनाव की शुरुआत भी हो गई है? किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो बिहार में संदेश जाएगा वो किस तरीके से जाएगा? सौरभ जी, बिहार तो ऐसे भी इतना पॉलिटिकली एक्टिव और अवेयर स्टेट है, मतलब देश के हर एक कोने में कहीं भी आप जाएंगे और बात करेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि बिहार के लोग जितना ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर और एक्टिव रहते हैं, तो सब ना सिर्फ चुनाव के समय बल्कि आप देखेंगे, और मैं बहुत सारे डिबेट्स पे जाता रहा हूँ, आपके यहाँ भी चर्चाएं हुई हैं, करीब करीब जब से ये साल शुरू हुआ है और बात शुरू हुई है कि इस साल बिहार के चुनाव है, आप तब से ही देख लीजिए कि चाहे न्यूज़पेपर्स, डिजिटल न्यूज हो, हर जगह बिहार की कोई ना कोई खबर चलती ही रहती है। खबर नहीं भी रहती है तो खबर बना दी जाती है कि फलाने नेता फलाने के यहाँ गए, उन्होंने दही चूड़ा खाया, उन्होंने तिलकुट खाया, उन्होंने ये बोला, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सबको लगता है बिहार। सोशियो पॉलिटिकली भी आप देखेंगे तो बहुत यूनिक है एक सेंस में। आप देखिए पूरे देश में यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत वाइब्रेंट रही है आजादी से लेकर आज तक, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अपने नंबर ऑफ सीट्स के कारण भी, पॉपुलेशन के साइज के कारण भी, नैरेटिव के कारण भी। आप देख लीजिए जितने भी करीब करीब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, चाहे समाजवाद से देखिए, जो जो पूरा मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस, उसके बाद उसका विरोध, जेपी आंदोलन, हर समय पॉलिटिकली चार्ज अप रहा है।
तो ये अगर आप पूछेंगे कि ये आज का जो दौरा है उससे, मैं बोलूंगा उससे और थोड़ा चार्जअप हो जाएगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, जनवरी की शुरुआत से ही हमने देखा, इनफैक्ट दिल्ली में चुनाव थे और दिल्ली के चुनाव के साथ साथ बिहार के चुनावों की ऐसी बात होती थी जैसे दोनों अभी बस 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। और पूरे साल भर आपको यही दिखेगा, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई है सारी पार्टियों के लिए। विपक्ष भी इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि किस प्रकार से बिहार जैसे राज्य में, जैसे संजय जी बोल रहे थे कि यूपी और बिहार में जिस प्रकार का एक स्ट्रांग होल्ड अभी बीजेपी का है, विपक्ष भी उसको बहुत क्लोजली देख रहा है कि किस प्रकार से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। तो वो भी चाहेगा कि किसी ना किसी प्रकार से यहाँ कुछ सीटें अपनी बढ़ाई जाए, जो अभी बहुत क्लियरली उन्हें दिख भी नहीं रहा है। उन्हें ये भी दिख रहा है कि जब तक भाजपा नीतीश साथ में है और उसके बाद जो छोटी पार्टियां, चाहे चिराग की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे हम की पार्टी हो, ये लोग जब तक साथ में है तब तक ये बहुत डिस्टेंट ड्रीम में बोलूंगा है कि कोई कोई और गठबंधन या कोई और पार्टी सरकार में आ जाएगी। तो पूरे साल करीब करीब ये कोशिश होती रहेगी। ये भी देख लीजिएगा आप, नीतीश जी को बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, अलग अलग नेताओं के माध्यम से संदेश भेजे जाएंगे, बैकडोर नेगोशिएशंस होंगे। लालू जी जैसे बड़े नेता जो हैं वो बीच में खुल खुल के भी इस प्रकार के इनविटेशंस देंगे कि आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। पूरे साल भर ये चलने वाला है। और एक प्रकार से बिहार के चुनाव कितने भी दूर हो, अभी 7-8 महीने हैं बिहार के चुनाव में, फिर भी उन चुनावों का आगाज हो चुका है। बिहार जैसे स्टेट के लिए पूरे एक साल ये आप देखिएगा पॉलिटिकली चार्ज रहेगा ये स्टेट आने वाले इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल पॉलिटिकली चार्ज रहेगा और तमाम मुझे लगता है राजनीतिक गतिविधियां होती रहेंगी और जानकारियां, चर्चाएं आती रहेंगी जो आप जैसे वरिष्ठ जन हमें पहुंचाते रहेंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और डिकोड करके समझाते रहेंगे, क्योंकि हर बात के, हर बयान के कुछ मायने होते हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को लाडले नीतीश करके संबोधित किया है। साथ ही कहा है कि नीतीश जी हैं जो किसानों के हक का किसी को खाने नहीं देंगे। तो एक तरीके से एक मजबूत संदेश दिया है कि हमारे साथ जो खड़े हैं नीतीश जी, वो एक फ्यूचर लीडर के तौर पर भी उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि अभी यही रहने वाले हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ही सब कुछ रहने वाला है। तो उनको पावर देने का प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है। इंदुकान जी, मृत्युंजय जी, संजय जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है आज का बिहार का, भागलपुर में, वो साफ तौर पर ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होने वाला है। लाडले नीतीश कह के संबोधित कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों को हक नीतीश जी किसी को खाने नहीं देंगे। तो एक ये मैसेज देने का प्रयास है। मैसेज आप तक, जनता तक कितना पहुंच रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में, आप जनता लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए बिहार की बात। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।